नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम में आपका फिर से स्वागत है। आज इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ हैं मिस सुधा। इन्होंने उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर एग्जाम में 11th रैंक सिक्योर करी है और यह इनका पहला ही प्रयास था। पहले हमारी तरफ से इनकी इस उपलब्धि के लिए इनको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। इनके सफ़र की जानकारी इन्हीं से लेते हैं। सुधा, आप कहाँ से हैं? सर मैं प्रॉपर बनारस से हूँ। और आपकी स्कूलिंग? सर मेरे स्कूलिंग, कॉलेज, ग्रेजुएशन सब कुछ बनारस से ही हुआ है। अच्छा, फिर तो आपने अपने जीवन का बहुत समय बनारस में ही गुजारा जी है। सर, बचपन से लेके पूरी शैक्षिक एकेडमिक खत्म होने तक मैं बनारस में ही थी। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया है? सर मेरा ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स में हुआ है, बीए, उसमें मेरा पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर था। अच्छा, और उसके बाद भी आपने? उसके बाद सर मैंने एमबीए किया। हालांकि ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि बीए के बाद कैसे एमबीए, लेकिन मैंने उसके बाद एमबीए किया। उसमें मेजर में मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था और माइनर में फाइनेंस। अच्छा, yes, तो एमबीए करने के बाद सिविल सेवा के बारे में आपने कब सोचा और कैसे सोचा? सर एक्चुअली ये कहानी लंबी इसलिए है क्योंकि जब मैं छोटी थी, 9th 10th में ही पढ़ती थी, तभी मेरे बड़े भैया आनंद कुमार सिंह वो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए थे आईआरएस के पद पे, और तब से ही ये उत्साह मेरे मन में था कि अब मुझे भी यही करना है। अच्छा। तो ये जो बीज बोया गया था ये तब से ही था, लेकिन जब एकेडमिक ख़त्म हुआ तब मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे फुल फ्लेज तैयारी करनी है और गवर्नमेंट सर्विसेज में ही आने हैं। तो आपके प्रेरणा के स्रोत आपके घर में ही थे? बिल्कुल सर, मेरे प्रथम प्रेरणा का स्रोत मेरे अपने भैया ही हैं। तो इस सफ़र की शुरुआत आपने कब करी? सर 2014 में एमबीए ख़त्म होने के बाद मेरा प्लेसमेंट सिलेक्शन हो गया था कॉलेज में, लेकिन चूंकि मेरे मन में अंदर से ये था कि मुझे तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, तो इसलिए मैंने वो प्लेसमेंट नहीं लिया, उसको ड्रॉप कर दिया और फिर मैंने दिल्ली आने का डिसीज़न लिया। फिर 2015 में ही मैं दिल्ली आ गई थी, पर चूँकि शुरू में यहाँ आने के बाद सबको दिशा का भ्रम होता है, सही मटेरियल नहीं मिलता है, सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो मैं ये कहूँगी कि उसमें 3 साल मेरे चले गए। पर 2018 से मैंने इस तैयारी को बहुत सीरियसली लिया और बहुत अच्छे से फिर शुरू किया। जब आपको जॉब ऑफर हुई थी आपके कॉलेज में और आपने जॉब नहीं लिया, तो ये डिसीजन इजी था, टफ था, या आपको पहले से ही पता था कि नहीं मैं जॉब नहीं लूँगी? सर जब मैं ये डिसीज़न ले रही थी तब मुझे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन की सीरियसनेस का उतना अंदाज़ा नहीं था, तो उस टाइम पे मुझे ये डिसीज़न बहुत इजी लगा। लेकिन 2-3 साल जब इस प्रिपरेशन में बीते तो मुझे बीच बीच में लगता था कि कहीं मैंने कोई गलत डिसीज़न तो नहीं लिया है। तो हाँ सर, अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन इवेंचुअली ये डिसीज़न सही साबित हुआ, इसीलिए सब ठीक है। आपके परिवार का इसमें क्या रवैया था, उनका क्या दृष्टिकोण था जब आपने जॉब नहीं ली? मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा कि अगर तुम ये जॉब छोड़ रही हो तो क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम इससे बड़ा कुछ अचीव कर पाओगी? तो मुझे सर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ, और मेरे पिताजी ने मेरे भरोसे पे भरोसा दिखाया और फिर उन्होंने मेरे डिसीज़न में मेरा साथ दिया। मेरे परिवार ने अंत तक मेरा साथ दिया सर, तो बस ये उसी का नतीजा है कि मैं आज ये कर पाई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है परिवार का सहयोग होना, उससे सब, क्योंकि राह तो कठिन है, उसमें अगर साथ अपने रहें तो थोड़ी राह आसान हो जाए। बिल्कुल सर। आपके सोर्स मटेरियल क्या रहे इस एग्ज़ाम में? आपका प्रथम प्रयास था? हाँ तो सर, आरओ एग्ज़ाम। सर आरओ 2021 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। इसके पहले मैं यूपीएससी मैंने 2-3 अटैम्प्ट्स मैंने यूपीएससी में दिए, लेकिन जब मैंने आरओ के बारे में पहली बार सुना, उसके सिलेबस देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिलेबस डुएबल है मेरे लिए, क्योंकि हाँ मेरा मीडियम इंग्लिश है पर मुझे हिंदी से काफ़ी टाइम से लगाव था, तो मुझे लगा कि मैं हिंदी में अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो हिंदी का है, हिंदी व्याकरण और हिंदी आलेखन, तो उसके लिए मैंने एस कुमार सर की किताब आती है घटना चक्र पब्लिकेशन से, मैंने वो बहुत अच्छे से किया था। एस कुमार सर का तर्कश प्रोग्राम भी चलता है यूट्यूब चैनल पे, मैंने वो भी किया था, और भी बहुत सारे सोर्सेज थे पर ये मेजर सोर्स है। तो अगर आपको सलाह देनी हो, कितने समय का प्रिपरेशन पीरियड आइडियल रहता है, तैयारी किस तरह से करें और किन बातों का ध्यान रखें, क्या ना करें क्या करें, आपकी क्या सलाह रहेगी?
सर इस तैयारी में हम ड्यूरेशन की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित है कि आप कितने समय में इस एग्ज़ाम को कवर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बस आए और 1 साल में पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के चले गए, और हम जैसे लोग भी हैं जो 5-6 साल लगा दिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एकदम मन से और एकदम कॉन्फिडेंस से जुट जाते हैं तो आपके लिए 1 साल तैयारी करने के लिए इनफ होता है। वो 12 महीने अगर आप मेहनत से दे देते हैं किसी भी सिलेबस को, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी हो, आरओ हो, किसी भी सिलेबस को अगर आप 12 महीने दे देते हैं तो आप उस पर इतनी पकड़ बना लेते हैं कि वो एग्ज़ाम आपसे निकल जाएगा। तो मुझे लगता है 1 साल प्रिपरेशन के लिए इनफ है। एंड क्या सलाह रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से तैयारी के समय ध्यान दें जिससे सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं? सर बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं और हेल्थ पे भी बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है इसका। और मेरी सारे स्टूडेंट्स को बस यही एडवाइस रहेगी कि आप खुद पे भरोसा रखिए। अगर आपको लगता है कि आप टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, अगर आपको खुद को लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। बस मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, जो परिणाम आपके सामने है। तो जैसे आप बता रही थी कि हिंदी में आपको लगा कि ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाएगा तो इस एग्ज़ाम को निकालने में ज़्यादा सफलता मिलेगी, उस बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें। सर स्पेसिफिकली समीक्षा अधिकारी की बात करें तो इस एग्ज़ाम का गेटवे ही हिंदी है। सर 6 पॉइंट हिंदी व्याकरण से 6 पॉइंट से सवाल आते हैं, 60 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, और फिर 50 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप। और ये दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों का सोर्सेज भी सेम है, लेकिन दोनों का रोल बहुत बड़ा है। आप प्रीलिम्स में भी सेम चीज़ से क्वालिफाई हो सकते हैं और मेंस में भी सेम चीज़ में क्वालिफाई हो सकते हैं, बशर्ते आपका उसमें 90% के ऊपर मार्क्स है तभी। तो हिंदी गेटवे है। दूसरा जो सबसे बड़ा रोल है वो निबंध का है, तो अगर निबंध बहुत अच्छे से तैयार है तो उसका भी एक रोल है। और फिर जीएस का भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बराबर ही रोल है। तो उसके लिए जितनी भी स्टैंडर्ड्स किताबें हैं अगर वो किया जाए और टाइम से अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया जाए, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैंने प्रीलिम्स में भी कम से कम 12 से 15 टेस्ट पेपर मार्केट से ही उठा के सॉल्व किए थे, लेकिन अच्छे से किया था। फिर मैंने मेंस में टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था और अच्छे से 12-15 टेस्ट सीरीज़ मैंने लिखा था, कॉपी इवेल्युएट कराई थी, फिर अपनी गलतियाँ सुधारी थी। तो टेस्ट सीरीज़ का भी एक बहुत बड़ा रोल है सर। तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक तो हिंदी पे ध्यान दें, निबंध को ड्यू वेटेज दें, और प्रैक्टिस भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। विदाउट प्रैक्टिस इट इज हार्ड टू डिफिकल्ट टू क्रैक द एग्जाम। जी सर। अच्छा, स्ट्रेस, जो कई स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूँ, कई कैंडिडेट से बात करता हूँ, और जो मैं भी क्योंकि इस प्रक्रिया से गुजरा हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी जर्नी। तो मैं मानता हूँ कि आप भी इस स्ट्रेस से गुजरे होंगे। सो आप इसको टैकल कैसे करते थे, इस स्ट्रेस को? सर ऑनेस्टली बताऊं तो जब मुझे स्ट्रेस होता था तो मैं और पढ़ती थी। आइडियल सिचुएशन। मैं अपने टाइम टेबल को और ज़्यादा टाइट कर लेती थी, उसको 10 घंटे से अब 12 घंटे कर लेती थी, 12 को 16 कर लेती थी। मैंने 18 घंटे भी टाइम टेबल बनाया हुआ है, हालांकि वो कंप्लीट होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन स्ट्रेस का हम लोगों का जो ये दौर है, हम लोग का जो प्रिपरेशन का ये टाइम है, अगर स्ट्रेस कम करना है ना तो अपने दिमाग को बिजी रखना होगा और मन को हावी नहीं देने होना होगा। अगर आपका दिमाग थक जाएगा तो आपका मन हावी नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर पढ़ के, अगर आप जिस दिन 10 से 12 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी, उस दिन रात में दिमाग इतना थका हुआ है, इतनी नींद आ जाती थी कि फिर मन हावी नहीं होता था, तो स्ट्रेस आने का सवाल ही नहीं है। और अगर आप अपना दिन का टारगेट नहीं पूरा करते हैं तब स्ट्रेस आता है। तो ये है कि बस आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़िए, स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। इसके अलावा अभी आगे का आपका क्या विचार है? क्या आप और भी कोई एग्ज़ाम देने का प्लान कर रही हैं? सर मैंने यूपी पीसीएस का जो अपर का मेंस है वो मैंने 2022 का दिया हुआ है। अच्छा। उसका रिज़ल्ट अभी अवेटेड है, शायद फरवरी में उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो वो उसका एक इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद मैं चूँकि एक ये जॉब मिल जाने से एक सिक्योरिटी का सेंस आ गया है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि इस बार मैं यूपीएससी का भी अटेम्प्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि एक जॉब आपके पास है। हाँ, और तो आप चाहेंगे, और एक रिजल्ट आपका वेटेड है, मेंस का एग्जाम आपने दे रखा है, अगर उसमें हो जाए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। तो फिर आपको सिर्फ इंटरव्यू का पड़ा उसमें बाकी रहेगा। जी सर, बिल्कुल, उसमें सिर्फ इंटरव्यू बाकी है, लेकिन मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट इस बार देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीजिए, हमारी तरफ से आपको धन्यवाद सर।
आप अपनी सफलता का क्रेडिट, क्योंकि हमारी इस जर्नी में कई लोग हमारे साथ होते हैं, कुछ लोग साथ का छूट भी जाता है क्योंकि हमारी लाइफ बहुत बिजी रहती है, पर कुछ लोग हमेशा कांस्टेंट रहते हैं जिनको हम अपने सुख दुख में या अपने डाउन टाइम में हम उनको कॉल करते हैं और उनकी बात सुन के, उनसे बात करके या उनके उत्साह मिलने से हम एकदम मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो आपके इस पूरे जर्नी में कौन कौन लोग किस किस लेवल पर आपसे जुड़े रहे और आप अपनी सफलता का श्रेय अगर देना चाहें तो किस किस को देंगे? सर, मेरी सफलता का अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो पूरा श्रेय मेरे अपनी फैमिली को जाता है। मेरी फैमिली में मेरे अलावा 4 सदस्य हैं, मेरे माता पिता और 2 भाई, और इन लोगों ने शुरू से लेके अंत तक मेरा कॉन्स्टेंटली साथ दिया है। मैं बहुत बार ऐसा होता था कि मैं कॉन्फिडेंस मेरा लो हो जाता था। मैंने बहुत सारी असफलताएं देखी, प्रीलिम्स नहीं होता था, 1-1 2-2 नंबर से नहीं होता था, 2021 का यूपी का मेंस नहीं हुआ मेरा। तो जब भी ऐसा कोई रिज़ल्ट आता था जिसके पीडीएफ में मेरा रोल नंबर नहीं है, तो वो टाइम बहुत टफ़ होता है। लेकिन मैंने ये हमेशा पाया कि जब वो टफ़ टाइम था तो मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ था। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, पिछले बार के एग्ज़ाम से इस बार वाले पेपर में तुमने मार्क्स गेन किया है ना। तो मैं कहती थी हाँ पापा। तो उन्होंने कहा बस यही सफलता है, तुम बढ़ते रहो, ये गेन होते होते एक दिन सफलता में बदल जाएगा। मेरी मम्मी हमको समझाती थी कि तुम बिल्कुल पीछे पलट के मत देखना, हम लोग हैं और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेरा बड़ा भाई है, हालांकि वो मुझसे 2 साल छोटा है, लेकिन वो बड़े भाई के जैसा है। हमेशा उसने मेरा सपोर्ट किया, मेरा छोटा भाई। और उसके बाद मेरे दोस्त, मेरे 1-2 इतने करीबी दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा एक पिलर की तरह मेरे साथ रहे और हमेशा मेरा साथ दिया। सर, असफलता, कई लोग कहते हैं असफलता सफलता की कुंजी है, असफलता से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है, और क्योंकि आप तो इस प्रोसेस में काफ़ी समय से हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? असफलता सर आपको क्षण मात्र के लिए विचलित कर जरूर देता है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास हमेशा से था कि ये रिज़ल्ट मिलना और ये सफलता मिलना एक अलग बात है, और मैंने तैयारी के दौरान जो चीज़ें सीखी हैं, जो मैंने टैलेंट गेन किया है, वो एक अलग चीज़ है। अगर मैं यहाँ से खाली हाथ भी लौटती हूँ तो मुझे इस बात का हमेशा विश्वास था कि मैं एक बहुत बड़ा टैलेंट, आत्मविश्वास और ज्ञान लेके जा रही हूँ, जिससे मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लूँगी। तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना कभी नहीं लो हुआ कि मैं एकदम ही कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये रिज़ल्ट मिल गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलता तो मैं कुछ ना कुछ कर लेती, इस बात का विश्वास था सर मुझे। पहले से ही आपको विश्वास था कि मैं अच्छे सफ़र पे हूँ, सफ़र में सफलता मिले ना मिले पर मेरे प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी आपको आईएएस बनाए या ना बनाए, इंसान ज़रूर बना देती है। अच्छा, इंसान होना भी ज़रूरी है। हाँ, तो मुझे ये एहसास बहुत पहले हो चुका था। इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारी किताबें, इतने सारे लोगों से मिल के बात करना, सब पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हो गया था कि मेरे नाम के आगे कोई पद लगे ना लगे, पर मेरे नाम के आगे इंसानियत ज़रूर लग जाएगी। मैं एक अच्छे इंसान बन के ज़रूर लौटूंगी यहाँ से। तो इस बात का विश्वास हमेशा रखना चाहिए। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। सुधा, आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इस इंटरव्यू के दौरान आप कुछ कहना चाहती हों पर मैंने वो सवाल ना पूछा हो, तो अभी आप वो बात कह सकती हैं। सर, 20 जनवरी 2023 की शाम 7 बजे ये रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और मैंने उस पीडीएफ में अपना बहुत डरते डरते नाम सर्च किया। जब मुझे अपना नाम और रोल नंबर दिख गया तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे दूसरे ही पल ये याद आया कि ये अगर नहीं दिखा होता या जिन्हें ये अपना रोल नंबर नहीं दिखा, उन्हें कितना विचलित महसूस हुआ होगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक पंक्तियाँ बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा बल दिया है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष ज़रूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। बस इस बात पर विश्वास बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। कितनी अच्छी बात सुधा ने कही है कि संघर्ष करते रहिए, संघर्ष सतत है पर हर संघर्ष का सुखद परिणाम होता है अगर आपने उसमें अपनी पूरी मेहनत लगाई है। इसी के साथ इसको प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।